हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम आपका हिंदी में लेसन 14 जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी धरती पर जो है लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है और इस जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जो है वह प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जहां आज और एक हम चिकित्सा के क्षेत्र में हमने प्रगति करते जा रहे हैं तथा मृत्यु दर कम करने एवं जन स्वास्थ्य की रक्षा करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या द्वारा जो प्रदूषण है वह बढ़ता जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, हमारी वायु प्रदूषित हो रही है और महानगरों में ध्वनि प्रदूषण भी जो है निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कि हम शिकार हो रहे हैं और जो है जन स्वास्थ्य भी गिर रहा है तथा जिसके कारण मनुष्य में मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक खतरा तो वातावरण की विषाक्तता मानी विषैले होने से है। प्रदूषण पदार्थ के 3 रूप ठोस, तरल तथा गैस रूपों में जो है हमला कर रहा है। घने कारखाने वाले शहरों के निवासी जिस वायु में श्वास यानी सांस लेते हैं वह जहरीले रसायनों से इतनी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है कि भारत के अन्य शहरों में नागरिकों की तुलना में वहाँ दमा, खांसी, निमोनिया, सर्दी और सिरदर्द की बीमारियों की संख्या जो है वह 10 गुना अधिक हो गई है। सर्वेक्षण बताते हैं कि केवल 5 महानगर जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलोर के वाहन यानी जो वहाँ पे यातायात के साधन है वह प्रतिदिन जिस हवा में लोग श्वास लेते हैं उसमें लगभग 10 लाख गुनी प्रदूषित वायु से वातावरण कितना विषाक्त होता होगा और स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, अभी इसके अलावा यदि किसी निकट के गांव में जाकर देखें तो वहां कितनी शांति व्याप्त है। इसकी तुलना में शहरों में जो शोरगुल है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। जो लोग संपूर्ण जीवन अपने शहरों में गुजारते हैं उन्हें तो यह शांति अजीब लगती है। जैसे हम लोगों ने देखा हो, कभी हम अपनी दादी नानी के गांव आदि में जाते होंगे तो वहाँ जो है कितनी हरियाली होती है, कितनी शांति होती है, लेकिन जो शहरों का जीवन होता है वह बिल्कुल इसके विपरीत होता है। इसी प्रकार शहर के कोलाहल से दूर गांव में शांति में जीवन गुजारने वाले लोग जब किसी शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र जहाँ शोर ही शोर है यात्रा करते हैं तो वह कैसा अनुभव करते होंगे। यह आधुनिक किस्म का शोर जो है यह क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है ना। और लगातार भारी शोर हमारी जो स्नायु प्रणाली होती है उसके लिए भी हानिकारक होता है। यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है कि किस तरह से जो मतलब प्रदूषण फैल रहा है उसका किस तरह से हानिकारक प्रभाव जो है यानी दुष्परिणाम जो है वह होते हैं। यहाँ पर उसके दुष्परिणाम को बताते हुए बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के कंटूर जिला जिसका नाम है मालपुरा गांव है ना, यह गांव छपड़ाबाग नामक एक नदी के तट पर बसा हुआ है। इस गांव में लगभग 1000 लोग लामड़ लोग अपने मवेशियों माने जानवरों के साथ रहते हैं। उनके मवेशी इस नदी का पानी पीते हैं। सन 1977 के आसपास इस गांव में एक विचित्र बीमारी फैल गई थी। मवेशियों यानी जानवरों के जो जानवर थे उनको पेचिश की बीमारी हुई और कुछ ही दिनों में उन्हें लकवा मार गया था। बीमारी की गंभीरता की ओर बढ़ने से अकाल मौतें भी होने लगी थी। तब वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के कारणों की खोजबीन की। तब खोजबीन से यह पता चला कि जो नदी का पानी था उसमें सीसा मिले रसायनों से वह प्रदूषित यानी गंदा हो गया था और इसी गंदगी के कारण जो थे मवेशियों की जो मृत्यु थी वह जो जहरीला पानी पीने के कारण हुई थी। वाराणसी में एक बड़े तेल शोधक कारखाने का टनों कूड़ा पवित्र गंगा नदी में फेंका जा रहा है। इसके अधिक से शहर भर की जो नाले और नालियाँ होती हैं उनकी गंदगी भी इसमें आकर घुल मिल जाती है। देश की सभी नदियों का कमोवेश अधिकतर यानी यही हाल है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है अर्थात जल, ठीक है, जिसके बिना के हमारा जीवन संभव ही नहीं है, तो पृथ्वी के जीवों का ऐसे जल को ग्रहण करने से क्या हाल होगा। कहते हैं कि जब भी पानी अनुपयोगी हो जाता है तभी सभ्यताएं जो हैं वह नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो अधिकतर सभ्यताएं होती हैं वह नदियों के किनारे ही बसी थी। तो जो एक तरह से कह सकते हैं कि सभी सभ्यताओं का विकास पानी के ऊपर ही संभव हुआ है। ठीक है, आगे है शोर या तेज ध्वनि जल या वायु के प्रदूषण से कम भयंकर नहीं होता, यानी जो ध्वनि प्रदूषण है वह भी जल और वायु प्रदूषण से कम भयंकर नहीं है। शोर से मनुष्य के जीवन में निम्न प्रभाव पड़ते हैं, जैसे रोगियों की दशा बिगड़ती है, स्वास्थ्य लाभ देर से होता है, छात्रों का अध्ययन एवं एकाग्रता को प्रभावित होती है, पाचन विकार उत्पन्न होता है, रक्त दाब उच्च होता है, हृदय की धड़कन बढ़ती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, झगड़ालूपन, उदासी, दुर्घटनाएं आदि की संभावनाएं बढ़ती हैं, त्रुटियां अधिक होने लगती हैं तथा सरदर्द उत्पन्न होता है
और चक्कर आदि आने लगते हैं। यह सब किसके कारण होते हैं? यह सब शोर या तेज ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। बताया जाता है कि जिस प्रकार लंबाई नापने का पैमाना मीटर होता है, उसी तरह भार मापने का पैमाना किलोग्राम होता है और धैर्यता का पैमाना लीटर होता है। उसी प्रकार से शोर मापने वाली आवाज़ जो है वह 150 डेसिबल होती है। वैज्ञानिकों 50 डेसिबल शोर जो है, यानी 50 डेसिबल शोर जब होता है तो व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। 70 डेसिबल शोर से सोए हुए व्यक्ति की पुतलियाँ जो हैं वह फैल जाती हैं। 75 डेसिबल पर टेलीफोन पर बात करने वाले लोग जो है वह प्रभावित होते हैं तथा 90 डेसिबल पर टेलीफोन शोर से एकाग्रता व कुशलता कम होती है। 93 डेसिबल जो है गणित के प्रश्न हल करने में बाधा उत्पन्न करते हैं और जो 96 डेसिबल शोर उत्पादन को प्रभावित करते हैं। इसमें तेज ध्वनि से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान प्रदूषित वातावरण में 14 साल की उम्र में छोटे लाखों बच्चे स्वास्थ्य की विभीषिका है ना, यानी जो बहुत अधिक भयंकर जिसे कहा जाता है वह होती है विभीषिका का शिकार होते हैं। बच्चों को बड़ों की अपेक्षा फेफड़ों और वातावरण का विनियम अधिक होता है। इसका कारण यह है कि जो बच्चे होते हैं वह अत्यधिक शारीरिक गतिविधियां करते हैं, यानी खेल कूद अधिक करते हैं, भाग दौड़ अधिक करते हैं, जिससे क्या होता है उनके फेफड़ों में अधिक वायु प्रवेश करने से अनुपातिक रूप से जो प्रदूषण है उन पर अधिक प्रभाव डालता है। वास्तव में छोटे बच्चे बड़े बच्चों की अपेक्षा अपने शरीर के प्रति किलोग्राम भार के आधार पर दुगनी प्रदूषित वायु अपने सांस द्वारा ग्रहण करते हैं। सीसा जैसे अनेक वायु प्रदूषक जमीन की सतह से 1 मीटर के भीतर तक पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि बच्चे बड़ों की तुलना में जो उनसे काफ़ी लंबे होते हैं अधिक प्रदूषित वायु अपनी सांस द्वारा अपने अंदर ग्रहण करते हैं। दुर्भाग्यवश अभी हाल ही में हमने इस समस्या के हल का उपाय सोचना शुरू किया था कि यदि हम किसी जादुई छड़ी या अलादीन के चिराग से वायु, जल या भूमि को प्रदूषण मुक्त कर सके तो निश्चित ही यह दुनिया है वह सुखी और स्वास्थ्यप्रद बन जाएगी। हमारा देश जो है अब विकासशील देशों के अंतर्गत आने लगा है और हम जो है औद्योगिकरण की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कथित प्रगति की इस आपाधापी में प्रदूषण से संबंधित जो नियम आदि थे वह क्या है, उनकी अवहेलना होती जा रही है, यानी उनको हम अनदेखा करते जा रहे हैं। प्रदूषण की मात्रा इतनी गति से बढ़ रही है तो वह दिन दूर नहीं है जब धरती से जीवन लुप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी धरती पर ही है जीवन के लिए वायु और जल आदि संभव है ना, इसलिए हमारा जीवन संभव है। परंतु वह इतने अधिक प्रदूषित हो रहे हैं कि एक दिन जब हमारे लिए वायु और जल ही इतने विषाक्त हो जाएंगे कि जो हमारे किसी उपयोग के नहीं रहेंगे तो क्या होगा, धरती पर जो जीवन है वह समाप्त हो जाएगा। और लुप्त होने से पहले जीवधारियों की जो दुर्दशा होगी वह रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी, यानी इतनी भयंकर हालात हो जाएंगे कि वह सभी के हृदय को झंझोड़ कर रख देंगे। विषाक्त वायु से दम घुटेगा और विषाक्त जल शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियों और पीड़ाओं को उत्पन्न करेगा। आगे है, प्रदूषण रोकने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम अपने कल कारखानों को बंद कर दें, यातायात के साधनों का उपयोग ना करें। वास्तव में समस्या का हल जो है वह युक्ति संगत उपाय खोजने से है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हम इस प्रदूषण को रोकने के लिए जो भाई हमारे कारखाने हैं या जो हमारे यातायात हमारी सुविधाओं के साधन हैं हम उनका उपयोग करना बंद कर दें। परंतु इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि इन सभी को रोकने की जगह हम ऐसे उपायों की भी खोज कर सकते हैं जिससे कि यह प्रदूषण कम से कम हो। इसके लिए क्या है कि इसके लिए प्रदूषण पैदा करने वाले परंपरागत ईंधनों का उपयोग कम करके हम सूर्य, हवा और पानी से जो शक्ति उत्पन्न कर कल कारखानों और वाहनों को चलाया जा सकता है। प्रयास करें कि प्रकृति का भंडार बना रहे और गंदगी जो है वह नियंत्रित रहे। प्रदूषण के खतरों से निपटने के लिए कुछ विशेष नियम अपनाने होंगे। कौन से? जैसे कि हमें अपने दैनिक जीवन में क्या करें और क्या ना करें। हमें बुरे और भले निरुपयोगी पदार्थों में भेद की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें नागरिकताओं द्वारा दिए गए कूड़ेदानों में ही फेंकना चाहिए। हमें चाहिए कि प्लास्टिक के थैलों और कांच की शीशियों जैसे खराब ना होने वाली वस्तुओं का उपयोग जो है वह कम करें। हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि त्याज्य सामग्री यानी जो हम त्याग सकते हैं उस सामग्री को पुनः उपयोग और दोबारा उपयोग करें, है ना, यानी रिसाइकलिंग करें, गंदगी कम फैलाएं। और इस प्रकार अभी तक हम अपने पर्यावरण को जितनी क्षति पहुंचा चुके हैं उसका परिहार करें। परिहार का मतलब क्या होता है? निराकरण। तो पेड़ पौधों का निरंतर फैलाव कर हरियाली बढ़ाते रहें जिससे कि हमारा वायु प्रदूषण कम हो सके।
तो इस लेसन के अंतर्गत आपको प्रदूषण से संबंधित जानकारी दी गई थी कि वह किस प्रकार हमारे जो जीवन है और जो हमारा स्वास्थ्य है उसके लिए हानिकारक है, हम उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं और किस प्रकार से यदि वह अत्यधिक बढ़ गया तो हमारा क्या हश्र होगा। तो इस लेसन के अंतर्गत यही सब बताया गया है। बाकी आप सब लोग इस लेसन को एक बार अच्छे से रीडिंग करें और इसका जो भी वर्क है वह आपको PDF से दे दिया जाएगा।